आज अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका दिया हुआ है यहां पर कि प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मातृ देवी की जो पूजा है वह किस सभ्यता से संबंधित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी यह आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से टॉपिक से आपका, तो हड़प्पा सभ्यता से आपका यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 का सी आंसर, यानी यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से आपका संबंधित है। अगर बात करते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा से संबंधित है और मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है जो उत्खनित आपका स्थान है। मोहनजोदड़ो से आपको यहां पर एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, एक मोहनजोदड़ो से आपकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है और वह मूर्ति किसकी थी भाई, एक स्त्री की मूर्ति थी, ठीक है, किसकी, स्त्री की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। कहां से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 2 पे। दिया है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है। बौद्ध गीतों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा या फिर सिखों के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा आपका कि जैनियों के द्वारा, यानी कि जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कौन से मंदिर का, जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है जो कि आपका दिलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 3। क्या कह रहा है आप लोग का कि गीत गोविंद किसकी कृति है। गीत गोविंद किसकी कृति है यह आपको बताना है। जयदेव की, कल्हड़ की, कालिदास की या फिर राजा राव की। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा 3 का ए, जयदेव की यह आपकी कृति है। गीत गोविंद जो है आपकी जयदेव की है। अगर हम बात करते हैं कि यह कौन शताब्दी में लिखी गई थी, तो यह आपकी 12वीं शताब्दी में आपकी लिखी गई थी, ठीक है। ये बातें आप लोग, जरूरी फैक्ट जो है मैं आप लोग को बताता चल रहा हूं ताकि आप लोग को याद भी रहे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 4 पे। दिया है आपका कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1627 को, 1674 को, 1680 को या फिर 1670 को। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, यानी कि 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और ये कहां, किसके द्वारा कराया गया था, तो प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, श्री गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 5 पे। दिया है 5 प्रश्न नंबर, दिया है अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से सिख गुरु को माना जाता है। गुरु रामदास जी को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को या फिर गुरु नानक जी को। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा सी, गुरु हरगोविंद जी को यहां पर माना जाता है। देखिए गुरु जो सिखों के ये 6वें गुरु थे। कौन से नंबर के, 6वें गुरु थे और इन्हीं को अकाल तख्त का निर्माण करता माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 6 पे। दिया है यहां पर कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है। वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने, मैगलन ने या फिर हेनरी द नेविगेटर ने। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है, ठीक है। और यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय भी किसको जाता है, वास्को डिगामा को ही जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7। दिया है प्रश्न नंबर 7 यहां पर कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी। बंबई में, सूरत में, सुल्तानाती में या फिर आपका मद्रास में। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका सूरत में खोली गई थी। भारत में पहले अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी। प्रश्न नंबर 8 देखिए दिया हुआ है यहां पर कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित है। लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या फिर आपका इलाहाबाद से। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी यह आपका लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह बेगम हजरत महल जी के द्वारा यह किया गया था और उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र, जिनका नाम था बिदरिस कद्र, उनको गद्दी पर बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना से सामना किया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 पे। दिया है यहां पर कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो कि नील किसानों से संबंधित रहता है, इससे जुड़ा जो स्थल है वह कौन सा, यानी ऐसा कौन सा जगह है जो कि सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण, चौरी चौरा, बारडोली या फिर आपका साबरमती। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह चंपारण से संबंधित है। यानी कि जो गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह चालू किया गया था नील
नील किसानों के लिए, वह आपका शुरू किया गया था 1917 में। ठीक है, 1917 में यह आपका शुरू किया गया था चंपारण जिले में। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 पे। दिया है यहां पर कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया है? जी.के. गोखले ने, बी.जी. तिलक ने, सरदार पटेल ने या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी.जी. तिलक यहां पे सही आंसर होगा। यानी समाचार पत्र केसरी का जो संपादन है वह बी.जी. तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। बी.जी. तिलक यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और ये स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है केसरी की वह आपकी की गई थी 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 11 दिया हुआ है यहां पर कि दांडी यात्रा की शुरुआत, दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी से की थी, पोरबंदर से की थी, अहमदाबाद से की थी या फिर आपका साबरमती आश्रम से की थी? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा डी, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसकी जो शुरुआत थी वो कब की गई थी, कौन से सन में? तो इसकी जो सन आपके है वो भी ध्यान रखिएगा, 12 मार्च सन 1930 को यह की गई थी। सन 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया हुआ यहां पर कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर आपका बृहस्पति? तो प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वह सी होगा, यानी कि हमारे सौर मंडल में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि आपका पृथ्वी के आकार के समान है। ठीक है, क्या है? आपका पृथ्वी के आकार के समान है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है आपका कि टुंड्रा क्या है? टुंड्रा आपका क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पर्णपाती वन है, आपका उष्णकटिबंधीय वन है, या फिर शीत मरुस्थल है, या फिर आपका गर्म मरुस्थल है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो प्रश्न नंबर 13 का जो अगर हम बात करते हैं सही आंसर होगा वह सी होगा कि ये एक शीत मरुस्थल है। क्या है आपका भाई? शीत मरुस्थल है। अगर बात करते हैं कि ये आपका जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां के जो रेगिस्तान होते हैं भाई वह आपके ठंडे होते हैं, इसलिए इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 14 दिया है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आपका मध्य मंडल? तो 14 का सही आंसर होगा सी, यानी यह आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है आपका वह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 पे। दिया है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या फिर आपका बघेलखंड का पठार? तो 15 का सही आंसर होगा सी आंसर, यानी लद्दाख का पठार जो है वह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई अगर बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। ठीक, कितनी आपकी इसकी ऊंचाई? 3000 आपकी मीटर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए दिया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या फिर आपका गोदावरी नदी? तो सही आंसर होगा डी, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 17 दिया हुआ है यहां पर कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सिरकार? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण तटीय मैदान उत्तरी भाग के कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 18 दिया हुआ है यहां पर कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या फिर आपका सिस्टम कोड? तो 18 का सही आंसर होगा सी, यानी इसे हम लोग सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानव द्वारा पढ़ने लायक जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसे साधारण टेक्स्ट में अगर हम लिखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड या फिर आपका मूल कोड भी बोलते हैं इसे। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि का उपयोग और उसकी अधिकारिता या फिर कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी यहां पर सहकारी कृषि आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? नाहरसोवा, मार्गामुआ या फिर तुतीकोरिन या फिर कोच्चि? तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, यानी कि तुतीकोरिन आपका जो है वह आपका पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 21 पे। दिया है आपका यहां पर प्रश्न नंबर 21
कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा या फिर उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा, सनवनी ऊर्जा के द्वारा, सॉरी सनवनी वर्षा के द्वारा या फिर पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो किसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है आप लोगों का कि सामूहिक उपभोग क्या होता है। सामूहिक उपभोग क्या होता है? घरेलू खपत होता है, वैयक्तिक खपत होता है, स्व खपत होता है या फिर देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत होता है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, यानी कि देश के नागरिक द्वारा की गई खपत होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 23 पे। दिया है यहां पर कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी बाजार कीमत पर, एनएनपी साधन लागत पर या फिर एनएनपी बाजार कीमत पे। तो 23 का सही आंसर होगा सी आंसर, यानी एनएनपी साधन लागत पर यह आपका राष्ट्रीय आय को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 24। दिया है यहां पर कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर शुल्क या फिर कंपनी कर। तो प्रश्न नंबर 24 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि बिक्री कर आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 25। दिया है निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2019 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में। तो 25 का सही आंसर होगा डी, यानी कि 2022 में आपका 17वां G20, 2022 में आपका 17वां G20 राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आपका 2022 में इंडोनेशिया में आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि 26, प्रश्न नंबर 26 का रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? देखिए एक प्रश्न नंबर अभी आपका दिया हुआ है 2000 ये वाला 25 का, निम्न में से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा? तो आपका 2022 होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में अगर 2030 में देखेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन भी हो रहा है, तो ये 2022-23 का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 26। दिया है निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या फिर आपका बॉन्ड। तो प्रश्न नंबर आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पर आपका चेक जो है वो आपका वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 27 दिया हुआ है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 27 का सही आंसर होगा बी, यानी कि 4थी पंचवर्षीय योजना में जो आपका वास्तविक विकास दर है वो आपका लक्षित विकास दर से कम हासिल हुआ था। अगर बात करते हैं कि 4थी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो यह आपकी शुरू हुई थी 1969 से लेकर के 1974 के बीच में आपकी 4थी पंचवर्षीय योजना थी। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो वृद्धि दर था वह कितना परसेंट था लक्ष्य रखा गया था, तो वह लक्ष्य रखा गया था 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना किया गया था? ओनली 3.6% यह आपका प्राप्त किया गया था, इसीलिए यह वास्तविक विकास दर से लक्षित विकास दर आपका कम था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। दिया है संविधान की किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? यानी संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 नवंबर 1950 को। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि जो भारत का संविधान वो पूर्णतः बनकर के तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ही यह क्या हुआ था, उसी दिन से आपका गणतंत्र दिवस आपका मनाना शुरू कर दिया गया था। गणतंत्र दिवस जो है आपका वह मनाना शुरू कर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 29 पे। दिया है यहां पर कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिका। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए यहां पर सही आंसर होगा, ये भारत की जनता यहां पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 30। दिया है यहां पर कि शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या फिर आपका अवशिष्ट विषय से। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा यहां पर सी, यह आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा समवर्ती सूची से यह आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न तरफ बोलो। प्रश्न नंबर आपका 31 दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विषय रूप में प्रतिबंधित हो सकते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 33। तो 31 का सही आंसर होगा डी, यानी अनुच्छेद 33 यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 32।
दिया है संपत्ति के अधिकार का वर्तमान परिस्थिति क्या है, वैज्ञानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर आपका प्राकृतिक अधिकार। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 का सही आंसर होगा ए, यानी यह एक आपका वैधानिक अधिकार है। क्या है आपका वैधानिक अधिकार है, ठीक है। चलिए बात है हम लोग प्रश्न नंबर आपका 33 पे। दिया है यहाँ पर कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना या फिर राज्य सरकार के द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो 33 का सही आंसर होगा ए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 34। दिया हुआ यहाँ पर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए कितना वोट पाना आवश्यक होता है, कुल मतदान का बहुमत हो, कुल हुए मतदान का 66% हो, कुल कराए मतदान का 50% हो या फिर कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत हो। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल कराए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत उसे प्राप्त हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 35। दिया है प्रश्न नंबर 35 कर रहा है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता या फिर विश्व में शांति की और एकता लाना और तृतीय विश्व की शक्ति। तो 35 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति पुंजों से तटस्थता, यह आपके सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 36 पे। दिया है आप लोग का कि भारत का राष्ट्र संघ सदस्य कब बना था, भारत जो है वह राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 में, 1947 में, 1950 में या 1954 में। तो 36 का सही आंसर होगा ए, यानी कि आपका 1945 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है आप लोग का कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा या फिर विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना या फिर व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना या विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 38 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो 38 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, सॉरी प्रश्न नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वह बी आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 39। देखिए दिया हुआ है आपका कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, नोबेल कमेटी के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा। तो 39 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाना शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है आप लोगों का स्पेन ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिन कार्बन के द्वारा, वाल्मीकि थापर के द्वारा, सैयद माउंट गोमरी के द्वारा या फिर अतुल सेट्टी के द्वारा। तो 40 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा कि सैयद माउंट गोमरी के द्वारा स्पेन ऑन द टाइगर पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न नंबर 42 का रहा है आप लोग का कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर स्थित है आपको बताना है, गुवाहाटी असम में, कटक उड़ीसा में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुवाहाटी असम में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। प्रश्न नंबर 42 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन सा देश सम्मिलित है, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। तो इसमें जो सही आंसर होगा 42 का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या और ताजिकिस्तान, ये सभी के सभी संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में संबंधित है। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पार्सेक या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का सही आंसर होगा सी, यानी पार्सेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर बात करते हैं एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो देखिए एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक बराबर जो होता है वह होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष आपका होता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 44 पे। दिया है प्रश्न नंबर 44 विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको बताना है, नियासिन, पैरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो 44 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा कि पैरिडॉक्सिन जो है वह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 45 पे। दिया है आपका कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फेरल ने या फिर कोपर्निकस ने। तो 45 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, न्यूटन ने यह किया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 46। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि डीटीपी का विस्तार रूप क्या है, यानी डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशर, या फिर डेस्कटॉप पर सेकंड, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। तो सही आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है आप लोग का कि दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का, या फिर एसिटिक अम्ल का? 47 का सही आंसर होगा बी, बेंजोइक अम्ल का यहां पर दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है आप लोग का कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र की, मस्तिष्क की, मेरुरज्ज की, या फिर आपका केंद्रीय तंत्र की? तो 48 का सही आंसर होगा ए, यह आपकी क्या किसकी सहायता करती है? तो ये आपकी ब्रेन की करती है, ए की नहीं, सॉरी यहां पर बी सही होगा, मस्तिष्क की यह सहायता करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 49 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि रंग वर्णनता किस प्रकार का रोग है? यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, आप लोग नाम सुने होंगे, कलर ब्लाइंडनेस, ये आप लोग नाम अक्सर सुने होंगे। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वह किस प्रकार का रोग है? संक्रामक है, उपरजित है, आनुवंशिक है, या फिर आपका जन्मजात है? तो 49 का सही आंसर होगा सी, आनुवंशिक ये आपका है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50 पे दिया है चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम? तो प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो भारत में आया था। इसका शासनकाल अगर बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो था वह 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक था। ठीक है, जो कि आपका भाषा हिंदी का है। देखिए यहाँ पे निर्देश प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 52 तक निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। 2019 का जो प्रश्न पत्र आपका दिया गया है खंड ब में, उसमें आपका प्रश्न नंबर 51 पूछ रहा है कि इसका विलोम बताना है, यानी अभिसरण जो शब्द आपका दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए अभिसरण का जो विलोम होता है वो आपका अपसरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 52 कह रहा है कि सुसुप्त जो आपका शब्द दिया गया इसका विलोम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, जागृत होगा, मृत होगा, या फिर आपका कृतघ्न होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसुप्त का जो आपका विलोम होता है वो आपका जागृत होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 53 से लेकर 54 तक आपको सही वाक्य आपको बताना है कि कौन सा सही वाक्य है। 53 दिया है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई आएगा, आगामी रविवार को मुंबई जाएगा, या फिर पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 में हम कह सकते हैं कि इसमें जो सही आंसर है वो आपका सी होगा, यानी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, यह आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 54 में। यहाँ भी आपसे पूछा है कि सही वाक्य कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 54 में जो सही वाक्य होगा यहाँ पे दिया गया है कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, यह आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 55 से 56 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र हो उनके लिए हम लोग दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं दिगंबर। तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर होगा डी। अब इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युस्तु, या फिर आपका मौक्तिक? तो 56 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी युस्तु आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 57 दिया हुआ है आम्लक का तद्भव शब्द बताइए। आम्लक का तद्भव शब्द बताइए। आदर्शिका, आम्र, आपाक, या फिर आपका आंवला? तो 57 का सही आंसर होगा डी, आंवला जो है वह आम्लक का तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि तिनका का तत्सम बताइए। तिनका का तत्सम बताइए। तीर्ण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा, या फिर आपका त्वरित होगा? तो 58 का ए सही होगा कि तिनका का तत्सम शब्द जो होगा वह आपका तीर्ण होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 59 पे दिया है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, प्रविशेषण, विशेष, या फिर आपका सर्वनाम? तो 59 का सही आंसर होगा बी, यानी प्रविशेषण हम लोग इसको बोलते हैं।
अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 60 पे। दिया है कि पश्चिम शब्द में कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर आपका गुणवाचक। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर कर सकते हैं डी, यह आपका एक गुणवाचक है। ठीक है, क्या आपका गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 61 कर रहा है यहाँ पर कि मंदिर का पर्यायवाची बताइए, देवगिरी, परम धाम, निर्वाण या फिर आपका परम पद। तो प्रश्न नंबर 61 का जो सही आंसर होगा ये सही होगा कि मंदिर का जो पर्यायवाची होता है वह आपका देवगिरी यहाँ पर सही आंसर होता है। ठीक है, इसके अलावा देवगिरी के अलावा यहाँ पर देवालय भी मंदिर का पर्यायवाची होता है, देवालय। ठीक है, देवालय, इसके अलावा आपका देवस्थानम भी होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देवस्थानम। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 62 पे। दिया है तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। तृष्णा जो आपका शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, मकरंद होगा, सहचर होगा, रसिका होगा या फिर आपका लिप्सा होगा। तो 62 का सही आंसर होगा डी, यहाँ पर तृष्णा का पर्यायवाची लिप्सा शब्द होगा। प्रश्न नंबर 63 देखिए दिया हुआ है आपका कि राजपुत्र में कौन सा समास दिया गया है, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर आपका कर्मधारय समास। 63 का सही आंसर होगा सी, तत्पुरुष समास यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 64 देखिए दिया हुआ है कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद या फिर आपका सत प्लस चित प्लस आनंद। तो यहाँ पे 64 का सही आंसर होगा ए, यानी कि सत प्लस चित प्लस आनंद, यह सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 65 का रहा है जुगुप्सा का किस रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर आपका रौद्र। तो 65 का सही आंसर होगा सी, विभत्स रस का यह आपका स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 66 पे। दिया है सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा, रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या फिर आपका सम्मान बढ़ाना। प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, यानी कि किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाना के समान होता है। प्रश्न नंबर आपका 67 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर आपका कन्नड़। तो 67 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कन्नड़ जो है वह आपका द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग दिया हुआ 68, इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 68 और 69 जो आपका है इसको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो यहाँ पे 68 का दिया हुआ है, इनमें से हम देखेंगे तो जो इन ऑप्शन में से अगर हम सॉरी जो हमारा सही आंसर होगा 68 का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भौगोलिक जो है वह देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और शुद्ध वर्तनी भी है। प्रश्न नंबर 69 जो दिया हुआ है इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी हम लोग को कौन सा देखने को मिल रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इन चारों में जो सही आंसर होगा वह सी होगा, प्रफुल्लित आपका सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 70, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें विवेक जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है, परिश्रम जगाता है या फिर आपका आत्मबल जगाता है। तो 70 का सही आंसर होगा आत्मविश्वास जगाता है। ठीक है, क्या जगाता है, आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 71 का रहा है कि बीड़ा उठाना का तात्पर्य क्या होगा, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या फिर आपका कठोर परिश्रम करना। तो 71 का सही आंसर होगा आपका ए, दृढ़ संकल्प करना बीड़ा उठाना का तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 72 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है, युद्ध जीत लेना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या फिर कठिन कार्य पूरा करना। तो 72 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कठिन कार्य पूरा करना, यह आपका गढ़ जीतना का अर्थ होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 73, दिया है 73 कि अंग, इय, ळ, न, म इनमें से कौन सा एक व्यंजन है, कौन सा ये व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या फिर आपका अनुनासिक व्यंजन है। तो ये आपके जो व्यंजन है वह आपके अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वह सभी वर्ग का चाहे वह क वर्ग का हो या फिर च वर्ग का, इन सभी वर्ग का जो 5वां होता है अक्षर वही आपका अनुनासिक होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 74 पे, दिया है कि वह आया और मैं चला गया, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर आपका आदर बोधक। तो 74 का सही आंसर होगा आपका सी, समुच्चय बोधक, ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज या फिर आपका यथासंभव। तो 75 का सही आंसर होगा सी, आज जो है वह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 76 देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। श्रीमती गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। तो 76 का सही आंसर होगा ए, यानी कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 77 पे दिया है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम को लौट आओ। ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य फल प्राप्त करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो 77 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी आंसर, यानी कि यह आपका मिश्र वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होगा, यह आपका मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर आपका सुरेश। तो 78 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी सुरेश जो है वो आपका उपसर्ग रहित शब्द है। प्रश्न नंबर 79 देखिए दिया हुआ है कि गर्भ शून्य शब्द में समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर आपका अपादान तत्पुरुष। 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 80 देखिए दिया हुआ है कि सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है प्रभाव साबित करना, लालच देकर भड़काना, विवेक खो देना या फिर आपका होश उड़ जाना। तो 80 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि लालच देकर भड़काना यह आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? अधिकांश, अनुपलब्धित, प्राणायाम, त्रिपुर, अरि। तो 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि त्रिपुर प्लस अरि आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 82 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर आपका कर्मधारय। तो 82 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि बहुव्रीहि समास इसमें है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 83 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि 3-13 करना का अर्थ क्या होगा? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना या फिर पूरी तरह फट जाना। तो 83 का सही आंसर होगा डी, पूरी तरह फट जाना या 3-13 करना का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 84 देखिए दिया हुआ है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना या फिर आपका असंगत बातें करना या निचले स्तरों की बातें करना। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि असंगत बातें करना यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 85 पे दिया हुआ है, देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण या फिर देव प्लस पण। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि देवी प्लस अर्पण यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 86 पे दिया है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ईय, य, ईय या फिर आपका ईय। तो प्रश्न नंबर 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईय आपका इसमें प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 87 देखिए दिया है, स्वतंत्रता का सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वह में आपका रेखांकित जो शब्द है उसको आपको संज्ञा बताना है, कौन सा यह संज्ञा होगा। ठीक है, तो 87 का जो सही आंसर होगा स्वतंत्रता, यहाँ पर आपका क्या है? रेखांकित शब्द है। ठीक है, स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा भाई? तो ये जो आपकी संज्ञा है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 88 देखिए दिया हुआ है, मुझे इस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। 88 का सही आंसर होगा ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 89 दिया हुआ है कि विशेषण शब्द की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या फिर आपका उपनाम। तो 89 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, विशेष यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 90 दिया है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर आपका समस्त धातु। तो प्रश्न नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर, यानी कि साधित सकर्मक धातु यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 91 में देखिए दिया हुआ है, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रसखान की, नरहरि दास की, आलम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ पर 91 का सही आंसर होगा ए, रसखान की प्रेम वाटिका है।
बातें हैं प्रश्न नंबर आपका 92 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। सखी, भ्रमर, रूपसी या फिर आपका बिच्छू। तो 92 का सी सही आंसर होगा यहाँ पर सी। देखिए यहाँ पर जो अली शब्द है आपका, ठीक है, 92 का जो आंसर होगा वो सही होगा सी। यहाँ पर आपका जो अली है इसका होता है सखी होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका भ्रमर होता है, बिच्छू होता है, लेकिन रूपसी जो है वो आपका अली का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। प्रश्न नंबर 93 में दिया हुआ है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान कहां से करते हैं? तालव्य से, दंत से, मूर्धन्य से या फिर आपका दंतोष्ठ से। तो 93 का सही आंसर होगा बी, दंत के द्वारा हम इनका करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 94। प्रश्न में 94 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता है, ये आपको बताया है। हाथी, दही, नदी या फिर आपका पानी। तो 94 का सही आंसर होगा सी, नदी जो है आपका वह पुल्लिंग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इसी लिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 55 में दिया हुआ है शब्द प्लस ऋषि का संधि बनाइए। दीर्घ है, यण है, व्यंजन है या फिर आपका गुण है। तो 95 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका डी, यानी ये आपका गुण संधि है, क्योंकि अगर हम शब्द प्लस ऋषि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सप्तर्षि, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सप्तर्षि, यहाँ पर सही आंसर होगा, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 96 दिया हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसे लिखा जाता है? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को या फिर आपका आचार्य महोदय को। तो 96 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, यानी जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा जाता है बाढ़ पीड़ितों के लिए। प्रश्न नंबर 57 में दिया हुआ है ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है या फिर किस विधा की रचना है, ये आपका पूछा गया है, किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आपका यात्रा वृत्त है। तो 97 का सही आंसर होगा डी, यात्रा वृत्त है ये आपका। प्रश्न नंबर 98 देखिए दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर आपका रैदास। तो 98 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, यानी नंददास जो है वह अष्टछाप कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को 3 मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर होगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है, यह आपका अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें जो है आपकी क्या हो रही है, ये आपकी अलग हो रही है। तो जहां पर भी आपका अलग का भाव दिखाई दे वो आपका अपादान कारक होता है। और प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर 100वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें सिंपल सब कर सकते हैं, अशुद्ध वर्तनी हमारा जो है वह ए है, आंगन। आंगन को हम लोग इस प्रकार नहीं लिखते हैं, बल्कि इसका शुद्ध जो रूप होगा वह हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका आंगन होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया 2019 के प्रश्न पत्र का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। अगर सेशन पसंद है जरूर इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।